Hello everyone, welcome to my second video of chapter first of democracy in the contemporary world of your political science. In the previous video we have talked about the two places, that is Chile and Poland, how they struggle for democracy and how they establish democracy. Then we have discussed about the three trends of democracy, that is in 19th century, then in 20th century and later on in 1990s, that how various countries which got independence from the British rule, how they struggle for democracy, how they established democracy, and till 2005 how many countries were there. 140 countries became the democratic country. Now today we are going to discuss about one more country, that is Myanmar. I hope you have heard about this country. Myanmar got its independence from Britishers' rule in 1948. As soon as it got independence from the Britishers, it it adopted the democratic form of government. In 1962, a military coup held in Myanmar, the same military coup. I hope you remember the meaning of military coup. Once again, I'll be discussing military coup meaning over here. जब किसी सिचुएशन में मिलिट्री जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एंड कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिलिट्री कूप कहते हैं. तो यहाँ पर 1962 में एक मिलिट्री कूप की वजह से डेमोक्रेसी जो थी म्यांमार की वो क्या हो गई, एंड हो गई. लेटर ऑन 1990 में बहुत सारे स्ट्रगल, सेम तरीके से बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, लोग बाग करते हैं. बट न क्या होता है, 1990 में स्ट्रगल की वजह से इलेक्शंस तो हो जाते हैं और वहाँ जो सोची होती है वो वॉन कर जाती है उन इलेक्शंस में. पर फिर भी मिलिट्री रूल जो होता है वहाँ पर एंड नहीं होता है. डेमोक्रेसी इलेक्शंस होने के बाद भी, डेमोक्रेसी आने के बाद भी मिलिट्री रूल जो है वहाँ पर एंड नहीं हो रहा है. मतलब रियल राइट्स, जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हुए. और सोची को इसी डोमिनेंसी की वजह से क्या हुआ, सोची को हाउस अरेस्ट कर लिया गया. अब इस डर की वजह से, क्योंकि जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उनका जो हेड था, जब उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो लैक्स ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार ड्यू टू दिस ऑपरेसिव रूल ऑफ मिलिट्री कूप. और इसी वजह से ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया म्यांमार से दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में या फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि ऑपरेसिव रूल जो था मिलिट्री का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. Therefore, म्यांमार इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर रियल राइट्स ऑफ डेमोक्रेसी. और इसीलिए आज तक म्यांमार जो है वो रियल राइट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है, बेसिक प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी अडॉप्टेड तो है वहाँ पे, पर जो बेसिक राइट्स हैं, जो रियल राइट्स हैं वो अभी तक वहाँ पर क्या हुए हैं, अडॉप्ट नहीं किए गए हैं, वहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते हैं. अभी भी वहाँ पर मिलिट्री रूल चलता है. इसीलिए म्यांमार इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द रियल राइट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. देन now we'll be discussing about the trend of democracy at the global level. स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जैसे इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे स्टेट को कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है. सेम तरीके से जब वर्ल्ड की बात आती है तो क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं तो इनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इन सब को कंट्रोल करती है, इन सब में कोऑर्डिनेशन लाती है. और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस, जिसको यूएनओ भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ अर्थ, विच मीन्स सारी कंट्रीज़ एक साथ कोऑर्डिनेशन में बैठकर एक काम करती हैं. यहाँ पर अभी तक यूएनओ के जो मेंबर्स हैं वो 193 कंट्रीज़ उनके मेंबर्स हैं. मतलब कि यूएनओ के अकॉर्डिंग 193 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो यूएनओ के अकॉर्डिंग चलती हैं. Now we'll be discussing about the various organs of UNO. There are various organs of UNO. मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं यूएनओ के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यूएनओ के जो कि अपने तरीके से काम करते हैं. पर यहाँ पर जो मेन है वो हैं, जिनकी हम अभी बात करेंगे, वो हैं जनरल असेंबली. जनरल असेंबली इज़ वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूएन, दैट इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूएन जो कि रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है फॉर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में कौन आती हैं, कंट्रीज़. जो जितनी भी मेंबर्स हैं इसके, उनके लिए रूल्स और पॉलिसीज़ बनती हैं. पूरे कंट्री के लिए रूल्स और पॉलिसीज़ बनते हैं. कौन से रूल्स, पॉलिटिकल रूल्स एंड पॉलिसीज़. अब यहाँ पर क्या होता है, अब कौन से रूल्स एंड पॉलिसीज़ फाइनली बनकर निकलेंगे वो होता है, वो डिपेंड करता है वोटिंग राइट पर, जो कि सबको एक एक वोट है. मतलब कि 193 कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ को 1 वोट 1 मेंबर. 193 कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ में हर एक कंट्री को एक वोट का राइट होता है. और उस राइट के बेसिस पे ये रूल्स एंड पॉलिसीज़ जो होती हैं डोमिनेंसी के हिसाब से या मेजॉरिटी रूल्स के हिसाब से, ये जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो फाइनली बनते हैं.
ये हो गई जनरल असेंबली की बात। अब हम बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसकी हम मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसको हम यूएनएससी भी बोलते हैं। यूएनएससी जो है वो मेंटेन करता है पीस इन द वर्ल्ड, मतलब कि ये जो टेररिज्म हो गया, जो फाइट हो गए इन बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज़ जो होती हैं, ठीक है, या फिर जो कंट्रीज़ अटैक कर देती हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर देती हैं, इन सब का जो केस है वो किसके पास में जाता है यूएनओ के पास में, पर उसमें किस डिपार्टमेंट में जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी खुद की आर्मी होती है, जैसे इंडिया की अपनी खुद की आर्मी है, वैसे ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की खुद की आर्मी है। अब ये आर्मी बनती कैसे है, यहाँ पर इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। पहले हम टेम्पररी मेंबर्स को डिस्कस कर लें तो ये जो 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं, मतलब ये हर 2 साल में चेंज होते हैं, और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये कभी चेंज नहीं होते। यूएस, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएस, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, ये पहले भी बहुत पावरफुल थे और परमानेंट मेंबर बनने के बाद में ये और पावरफुल हो गए। असली पावर जो है वो इनके पास में होती है, रियल पावर किसके पास में है, इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स के पास में है। रियल पावर्स के बिसाइड्स इनके पास स्पेशल पावर भी है, उस स्पेशल पावर का नाम होता है वीटो पावर। इस नाउ व्हाट इज़ दिस वीटो पावर? वीटो पावर होता है, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके पास में ये राइट है कि ये किसी भी डिसीजन जो है उसको बदल सकती हैं इस वीटो पावर को यूज़ करके। इस स्पेशल पावर को यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, ये सबके पास में है, 5 मेंबर्स के पास में, और ये 5 मेंबर्स जो हैं ये कभी भी इस वीटो पावर को यूज़ करके क्या करती हैं, किसी भी लॉ को, चाहे फिर वो मिलिट्री लॉ ही हो, किसी भी मिलिट्री लॉ को या कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उन्हें चेंज कर सकती हैं या फिर उनको बनवा सकती हैं। तो ये वीटो पावर जो है बहुत ही स्पेशल पावर होती है। और इनके अलावा जैसा कि मैंने बताया, रियल पावर्स भी इन्हीं के पास में होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूएनएससी जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे एक्चुअली वर्क नहीं करती है, क्योंकि जहाँ पर 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं उनके सामने आपने 5 परमानेंट मेंबर्स को रियल पावर्स भी दे रखी हैं, स्पेशल पावर्स भी दे रखी हैं। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर क्या है, उसकी कमी है। इट लैक्स एक्चुअल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। Another organ of UNO is International Monetary Fund, which is also known as International Monetary Fund, which is also known as IMF, gives loan to its member based on voting. अब यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक तरीके से सारे फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के डील करती है। जब भी इमरजेंसी के टाइम पे इसके किसी भी मेंबर को लोन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये लोन कंट्रीब्यूशन करती है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 188 मेंबर्स हैं, यहाँ पर भी वोटिंग की वैल्यू है, ठीक है, और वो डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हो। इसके अंदर पैसे का मनी कंट्रीब्यूशन कितना है, हर एक कंट्री का, हर एक मेंबर का मनी कंट्रीब्यूशन कितना है, उस पे डिपेंड करता है कि आपके वोट की वैल्यू कितनी होगी, और उस वोट के वैल्यू पर डिसाइड होगा कि आपको लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जैसे कि पहले 5 परमानेंट मेंबर्स को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हुई थी, वैसे ही मोस्ट पावर लाइज विद 7 कंट्रीज़ इन दिस डिपार्टमेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे ज़्यादा पावर्स इन 7 कंट्रीज़ को है। ऑब्वियसली 5 कंट्रीज़ तो वही हैं जो परमानेंट मेंबर्स थी, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, और इनके अलावा जापान एंड सऊदी अरेबिया और 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इनको ज़्यादा फेवर करती है। ऑब्वियसली ज़्यादा फेवर इसलिए करती है क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है आईएमएफ के अंदर मनी से रिलेटेड। इस तरीके से वी कैन से कि आईएमएफ जो है वो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, एक्चुअल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे वर्क नहीं करती है। इसके अलावा ये जो मनी कंट्रीब्यूशन का टॉपिक है, इसके अलावा आईएमएफ का जो हेड है वो भी यूएसए सिटीजन का है। तो इस तरीके से अगर हम एक फैक्ट बताएं तो यूएसए जो है वो यूएनओ की हेल्प से कंटिन्यूज टू एंजॉय इट्स हेजेमनी इन द वर्ल्ड। अपनी सोल पावर, अकेला पावरफुल होना जो है ये इंजॉय करती है यूएसए। अमेरिका जो है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कहलाई जाती है, कि इसीलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इसका यूएनओ में बहुत बड़ा रोल है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूएन की
powers वो किसके पास में है, USA. is now this hegemony of US can be explained better through a example that is of इराक को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिलती है 1932 के अंदर. 1932 के बाद में एक 1968 के अंदर एक मिलिट्री कूप होता है. मिलिट्री कूप को हेड करते हैं सद्दाम हुसैन. ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम, सद्दाम हुसैन. तो मिलिट्री कूप इस्टेब्लिश होता है, मतलब मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो जाता है 1968 के अंदर. सद्दाम हुसैन उसको लीड करते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सोल पार्टी होती है, अकेली पार्टी यहाँ पे रूल करती है. उसका नाम होता है अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी. ये जो अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी है, इसने इस इराक से सारे इस्लामिक लॉज को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था, और वुमेन के वोटिंग राइट्स जो थे वो उनसे ले लिए थे. फाइनली 1979 के अंदर जो सद्दाम हुसैन थे वो यहाँ के क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, और अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया इराक का. अब यहाँ पर US और UK ने एक प्लानिंग की, और एक तरीके से UN जो था उसको ये कन्वे किया कि इराक के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप हो रहे हैं. तो इस तरीके से UNO जब इराक के अंदर इन न्यूक्लियर बॉम्ब के सर्च में जाता है तो US और UK क्या करते हैं, अटैक करते हैं इराक को. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, अटैक करने के बाद में इराक को इन्वेड कर लेते हैं, कब्ज़े में ले लेते हैं. इस तरीके से 2003 में US और UK ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी इराक में, और सद्दाम हुसैन जो था उसको वहाँ से हटा दिया गया. ये जो अटैक था इराक पे इन सर्च ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, UN ने इसको इवन इलीगल भी डिक्लेयर किया था. पर क्योंकि US इज़ मोस्ट पावरफुल इन UN, तो UN की बात भी नहीं मानी गई. एंड US कंटिन्यूड इट्स एर्बिट्री रूल इन UN. इसने अपनी मनमानी करी और UN की बात को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया. और इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि US जो अमेरिका जो है वो अकेला पावरफुल है UN के अंदर, और कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर चलाता है. इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि जब UNSC, जो कि मैंने आपको बताया UN सिक्योरिटी काउंसिल है, वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ UN, जब अपने 5 परमानेंट मेंबर डिसाइड कर रही थी तो इंडिया को 5वां परमानेंट मेंबर बनाने जाने का सोचा. इंडिया वाज ऑफर्ड टू बी द 5th परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC. पर यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ये जो अपॉर्चुनिटी थी टू बिकम द 5th परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, ये किसको दे दी गई, चाइना को दे दी गई. तो इस तरीके से इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ वेरियस कंट्रीज स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी and how they establish democracy in their country. Even right now, currently, if we talk about various countries are not working on the principles of democracy. Some countries which are working on the principles of democracy are not working really on the democratic principles, on the basis of democratic principles. So this is the end of this video, and as well as the end of this chapter. Thank you.